नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूअर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागराज की कॉमिक्स नागराज का दुश्मन। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वह उसके संपादक मनीष गुप्ता जी का भी, जिसके कारण यह कॉमिक्स प्रकाशन में आई और हम इसको अपने चैनल पर आप लोगों के लिए प्रकाशित कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मित्रों राज कॉमिक्स का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं नागराज का दुश्मन। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, लास्ट कॉमिक्स थी नागराज और जादूगर शंकर शहंशाह। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नागराज का दुश्मन। मित्रों लेखक हैं इसके तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्त जी, कला दिग्दर्शन प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू सुलेख, विलास पालवड़कर। प्रोफेसर नागमणि का बना एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर शहंशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का ये खूनी सफर जारी रहेगा। मित्रों भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स, चोर चोर चोर, पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर। दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके। बच्चू जाएगा कहाँ बचकर, तभी रेलगाड़ी आती है। उफ, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। दोनों हवलदार रुक जाते हैं। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। आए कहाँ गया कमबख्त, गायब हो गया। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहाँ आ पहुँचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया। आजकल के चोरू चक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स, वृद्धा कहती है। अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोरू चक्के को नहीं पकड़ पाए? वो मैं माँ जी, वो ट्रेन आ गई थी। अरे ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो चक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं, समझा क्या? और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स, वृद्धा चिल्लाती है। चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता, एक सरदार सोचता है। मित्रों बेचारे दोनों हवलदार, बहादुर प्यारे, डूब गई अपन की लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप वास करते होते तो मैं उस उचक्के की सांप 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 कहाँ है? सांप, फुस फुस, पी पी, भागो भागो भागो। इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए बच्चों का एक समूह। या ये गई फुटबॉल। एक बच्चे ने किक मारा, फुटबॉल ऊपर उछलती है और वो एक नारियल के पेड़ की तरफ बढ़ती है। यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल खत्म और बॉल ऊपर जाकर पेड़ में फंस जाती है। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही, फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज, लड़की कहती है। ओह नागराज, काश नागराज यहाँ होता, काश कि मैं ही नागराज होता। लड़के सोचते हैं। शू शू, मैं अभी फुटबॉल उतार लाता हूँ। यह लो अपनी फुटबॉल। ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हैं। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है। ची ची, चिड़िया भी उसके संपर्क में आते ही मर जाती है। मित्रों जिसमें स्पर्श मात्र का मतलब है मौत। छत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो खड़ा रहता है, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर रहती हैं। इमारत की इसी 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद थी और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी जूरिच प्राइड होटल की 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़े उस साए की। और यह साया था नागराज का। हा हा हा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। न न न, चौंकिए मत,
यह 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, सोचता है वह नागराज। सरपरस्ती छूट पड़ती है। इस सरपरस्ती की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं है। नागराज नागरस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाह में आखिर वह आ ही गया। अरे क्या हुआ नंबर 10? खतरा कमांडोज कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। सभी कमांडो अलर्ट हो जाते हैं। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे यह क्या बंधा है? रस्सी? सांप? सरपरस्ती? नागराज, सोचता है वह कमांडो। इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? हाँ, यह देखो नागरस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली ना चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतरा। सभी सर्प वापिस नागराज के शरीर में समा गए। नागराज, तुम यहाँ? ओह, तुम मुझे जानते हो। सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं। क्या मतलब? मतलब ये ठाक। तभी नागराज उस कमांडो पे एक वार कर देता है। तड़ाक तड़ाक तीनों कमांडो धराशायी हो जाते हैं। मित्रों, नंबर 10 की मन गन चीख पड़ती है। उससे पहले ही सरपरस्ती झपटी उसके ऊपर और सांप का फंदा कस गया उसके गले में। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडोज से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ। नागराज कमांडोज कहते हैं। नागराज सोचता है, नागराज बेटे काफ़ी प्रसिद्ध हो तुम। किसी को कुछ पूछने तक का असर नहीं मिला। वह नागरस्सी पर झूलता हुआ उन सभी को बेरहमी से पीटता है। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की सी तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था। अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी है, नागराज सोचता है, और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में जा फंसे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में ही उसे छुआ नहीं था। अगले ही क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज वाल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। जिंग 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 जिंग। अरे वो दीवार में छिपी गनें। गोलियों की बौछार भी नागराज को ना रोक सकी। जिंग जिंग। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वॉल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। तब तक गने भी सारी गोलियां बरसाकर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज़ दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वॉल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। भड़ाम। कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था जिसने वॉल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चिथड़े उड़ा दिए। अब नागराज मंजिल के सामने था। खजाना इस तहखाने में है और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर वाल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी बढ़ाए तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीब बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब सब मेरी है, नागराज सोचता है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आज़ाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। वो अलार्म बज उठा। नागराज तेजी के साथ नोटों की गड़ियाँ बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी फायर। ओ जिंग जिंग जिंग। लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया और नागरस्सी की मदद से नागराज वो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती असंभव। दूसरी छत पर चला गया, लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती।
अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे, बैंक रॉबरी बाय नागराज, नागराज द रोबर रॉबरी इन सिटी प्राइम बैंक। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी मित्रों। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उड़ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है, कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक, प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित करो जल्दी। उधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा वह साया था नागराज का। मेरा दूसरा निशाना यह बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी ना खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नैक, सांप। चीख न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी, सांप सांप सांप। एयर होस्टेस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जड़ पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें ही उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घिरे हुए यात्रियों के चेहरे पर कांप रही थी मौत की परछाइयाँ। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज फ्लाइट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई शव विमान से लटका हुआ देखा गया, प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव, भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे, क्योंकि पायलट की सामने वाली खिड़की से नागराज चिपका हुआ था। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम में विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुँचा है। नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश कर फिर रही है, तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। पायलट, लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहाँ नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तब तुम इंसान हो कि जादूगर, और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपया चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतरते समय के लिए फिक्स कर दिया है। जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है, अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, समझे? रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूँगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर्स, 250 जिंदगियाँ मेरे कब्जे में है, ओवर एंड आउट। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को अभी कंपा देने वाला जहर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नागराज, मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा कर आता हूँ। नागराज आता है यात्रियों वाले केबिन में। आई बचाओ सांप। साउंड प्रूफ केबिन का दरवाज़ा खुलते ही केबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज आतंकवाद का दुश्मन। नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज प्लीज़ हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए। और लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, यह लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। और किसी को चाहिए छुटकारा? सब मानो बुत में बदल गए। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और तुम्हारा यहाँ हीरो का जड़ाऊ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। नहीं। प्लास्टिक धागे में पिरोए हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई। तुम मेरी बीवी को मार डाला तुमने नागराज, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, नागराज कहता है। नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाज़ा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? हाँ। नागराज वापस पायलट कक्ष में पहुंचा। रुपये की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं आई है नागराज, जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ही ईंधन होना चाहिए। इधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है, 20 करोड़ की डिमांड कर रहा है। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चूकने तक नागराज को सोचने का समय दिया है उसने हमें। उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है, बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम
से सूचना प्रसारित हुई। विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी, उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यों समय गुजरता गया, सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ने लगे। केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। वाह, क्रिस साहस जुटाकर कह ही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे, फिर 20 करोड़ रुपया कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो, मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है। अलर्ट, नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष हैं। भागो, कूदो, भागो। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परिचारिकाएं पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद कर। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े थे। कूद जाओ, गॉड हेल्प, हेल्प गॉड। इसी क्षण एक गगन भेदी धमाके के साथ विमान आग की गोलों में परिवर्तित हो गया। भड़ाम, वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे, वे करोड़ों आंखें भीग गई जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए वह खौफनाक दृश्य देख रही थी। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथ हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टे से दूर जमीन पर टकराए ही थे। ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। धाएं धाएं धाएं, कमांडो जिस पे गोली की बौछार कर देते। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। भड़ाम भड़ाम, प्रत्येक और गहरा काला धुआं छा गया। धुआं छटा, उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? ओह, अगले दिन समाचार पत्र बेचने वालों की चांदी का था। आज की ताज़ा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा, एक देना, एक मुझे देना, एक मुझे भी देना। भारत, स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाए। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आज जमा हुई। हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि दिखा दी। नागराज मुर्दाबाद हैं, बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल धप, नागराज आ गया। भागो, नागराज आ गया। हा हा हा, नागराज की 2 धारी तलवार घूम गई। ई भागो भागो। हा हा, मेरा पुतला जलाने का शौक था ना? नागराज बेरहमी से बच्चों को मारता है। जब तुम सब भी जलोगे। नागराज की सब रस्सियां निकलती हैं और बच्चों से लिपट जाती हैं। ई सांप, सांप, बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सब रस्सियां किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ ही गई। ओह, मुझे तेरा ही इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है। नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक ही क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? मित्रों, असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सब धधकते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला ज्वालामुखी कॉमिक्स पढ़ना ना भूले मित्रों, जो कि है इच्छाधारी नागराज। तो मित्रों, यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है और अब आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। अगली कॉमिक्स में फिर आप लोगों से मिलेंगे इच्छाधारी नागराज के अंदर। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए अपने चैनल पे कॉमिक्स जो लेके आए हैं वह है मित्रों राज कॉमिक्स की पेशकश इच्छाधारी नागराज। मित्रों ये एक नागराज की कॉमिक्स है। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसके संपादक मनीष गुप्ता जी का भी, जिनके कारण हम यह कॉमिक्स आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं इच्छाधारी नागराज। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्त, कला निर्देशक प्रताप मौलिक। मित्रों चित्रकार चंदू। मित्रों बम्बई के जुर्म के शहंशाह शंकर शहंशाह से मणि हासिल कर नागराज नागमणि द्वीप पर पहुंच गया। तुम कौन हो युवक और विष प्रिय कहाँ है? मेरा नाम नागराज है, यह आपकी अमानत है मेरे पास, और मुझे अफसोस है विष प्रिया भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया, दूसरे दिन। नागराज हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी के मस्तक पर स्थापित करो। नागराज ने अनुरोध मान लिया और पवित्र अजगरी गुफा देवी की जय जयकारों से गूंज उठी। नागराज देवी पूजा अर्चना के पश्चात जब मैं कहूँ तुम मणि नाग देवी के मस्तक पर स्थापित कर देना। नाग देवी की जय हो। पुजारी बाबा ने पूजा प्रारंभ की तो नागराज नागरस्सी की सहायता से नाग देवी के मस्तक तक पहुंच गया। जैसे ही नागराज ने देवी के मस्तक पर मणि स्थापित की, पवित्र गुफा घंटियों के मधुर स्वर से गूंज उठी, टन 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 टन। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित करके नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। ओह माला! नागराज हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। हाँ, इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नागराज आज से तुम यहाँ के राजा हो। नागराज देवी के आगे नतमस्तक होता हुआ बुदबुदाया, हे देवी माँ, अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे कदम कभी भी ना डगमगाएं। उधर मणि स्थापना समारोह चल रहा था और इधर इच्छाधारी नागों के द्वीप पर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर। पाठक जानते हैं कि इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी नागमानव ही रहते हैं, जिसे एक नागमानव देख चुका था। नागमानव की सर्पीली निगाहें निरंतर उस हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी। नागमानव के देखते देखते हेलीकॉप्टर जंगल की धरती की ओर बढ़ा और फिर एक विस्फोट गूंज उठा, धड़ाक। नागमानव भाग पड़ा। नागराज 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 धड़ाम। यह धमाका कैसा था? देखना होगा, आओ मेरे साथ। नागराज पुजारी बाबा और विसर्पी के साथ मंदिर की पवित्र गुफा से बाहर निकला ही था कि नागराज नागराज क्या बात है शूलकंठ, यह धमाका कैसा था? नागराज तक पहुंचते पहुंचते शूलकंठ पूरा मानव बन गया था। उधर एक मशीनी चिड़िया गिरी है। मशीनी चिड़िया? हेलीकॉप्टर? ओह, नागराज कहता है, अगर उनमें से कोई बचा होगा तो प्रहरी नाग मानव उसे देखते ही डस लेंगे। चलो मेरे साथ। उड़ती चिड़ियाओं में आग लगी थी। उधर द्वीप के प्रहरियों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया था। एक नाग हेलीकॉप्टर सवार के गले से लिपट गया, लेकिन ठहरो, रुक जाओ। नहीं। नागराज, ओह, तो तुम मुझे जानते हो? बुरी तरह घायल व आश्चर्य से बोला। नागराज, तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात होगी सोचा भी ना था। मैं तो नागमणि द्वारा तैयार दूसरे नागराज की ही नीलामी में जा रहा था। नागमणि? दूसरा नागराज? क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? पश्चिम जर्मनी के कुख्यात अपराधी हुड का प्रतिनिधि लीवर। हमें प्रोफेसर नागमणि ने गोवा में आमंत्रित किया है। वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में दूसरे नागराज की नीलामी करना चाहता है। हम दूसरे नागराज का सार्वजनिक प्रदर्शन भी देख चुके हैं। नागमणि के बारे में जानने के लिए पढ़े मित्रों नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। इस बार उसने अपने हथियार का नाम नागदंत रखा है। नागराज और नीलामी में भाग लेने वाले कुख्यात अपराधियों के सामने उसका विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रदर्शन करके वह नागराज यानी तुम्हें भी कुख्यात कर चुका है। आज नागराज का नाम आतंक का पर्याय बन गया है। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती, नागराज द्वारा प्लेन हाईजैक, हत्यारे नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। वे सभी लोग नागराज के दुश्मन बन चुके हैं जो कल तक उसे देवता की तरह पूजते थे। नागराज हत्यारा है, नागराज को मार डालो। नागराज हत्यारा है। वह नागराज जो बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो चुका था, उसका पुतला जलाने के लिए बच्चों के क्लब ने भी एक सभा बुलाई है। बुराई के प्रतीक नागराज के पुतले को रावण के पुतले की तरह कल बड़ी सभा में जलाया जाएगा। नागराज मुर्दाबाद। पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए मित्रों पढ़ें नागराज का दुश्मन, जो कि हमारे चैनल पे इस कॉमिक से पहले प्रकाशित हो चुकी है। मित्रों नागराज दांत भींचे सुन रहा था। हम भी नागमणि के निमंत्रण पर नीलामी में भाग लेने
गोवा जा रहे थे कि यह दुर्घटना घट गई। उफ, लगता है मैं बचूंगा नहीं। मुझे उस जगह का पता दो, लीवर जहां नागमणि। ओह, लेकिन नागराज की बात सुनने के लिए लीवर जीवित नहीं बचा था। और इसका मतलब प्रोफेसर नागमणि एक और नागराज का निर्माण कर चुका है, जिसका इस्तेमाल वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में करना चाहता है। नागराज ऐसा सोचता है। नागराज को उस व्यक्ति की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। और तब पुजारी बाबा, आप सब कुछ सुन चुके हैं। इस समय मेरा भारत जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन नागराज, तुम हमारे राजा घोषित किए जा चुके हो। तुम्हारे बाद द्वीप की बागडोर कौन संभालेगा? नागकुमारी विसर्पी, और विसर्पी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे पुजारी बाबा। और एक बार फिर आरंभ हो गया नागराज का सफ़र। मुझे इस नए नागराज को हथियार बनने से रोकना होगा। और फिर गोवा में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के ऊपर से गुजरते हुए, अरे यह क्या, मेरा पुतला! ठीक उसी क्षण नागराज बेतहासा चौंक पड़ा। ओह, यह तो हूबहू मुझसे मिलता जुलता है। निस्संदेह यही है नागमणि द्वारा बनाया गया नागराज नंबर 2 यानी नागदंत। लेकिन ये यहाँ क्या करने आया है? उसी क्षण नीचे नागदंत ने तबाही मचानी आरंभ कर दी। उफ, मेरे रूप में नागदंत बच्चों में आतंक फैला रहा है। उसे रोकना होगा, अन्यथा वह तबाही मचा देगा। भागो भागो! बच्चों में भगदड़ मची हुई थी। और अब नागराज नागदंत के सामने था। ओह नागराज, तो तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई है। हत्यारे, तूने नागराज के वेश में जो कुछ अभी किया है, उसकी सजा तुझे नागराज स्वयं देगा। नागराज ने अपनी सर्प शक्तियां नागदंत पर छोड़ी। शू शू। नागदंत ने भी सर्प शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह शक्ति केवल तू ही नहीं रखता, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ नागराज। दोनों की सब शक्ति आपस में गुथ गई। सब शक्तियों से इसे नहीं जीता जा सकता। इस पर जहरीली फुकार का इस्तेमाल करके देखता हूँ। नागराज ने जहरीली फुकार छोड़ी। फू! ओह, जहरीली फुकार! नागदंत ने भी जहरीली फुकार बीच में ही काट डाली। दोनों फुकारों के टकराते ही आग की भीषण चिंगारियां से उठी और रह गया केवल धुआं। इससे शारीरिक शक्ति में ही निपट सकूं शायद। नागराज उस पर हमला कर देता है। दूसरे क्षण नागराज की एक जबरदस्त किक नागदंत की खोपड़ी पर पड़ी। ठाक! नागराज हवा में जंप लगाकर उसके कंधों पर आ खड़ा हुआ। लेकिन तुरंत ही नागदंत ने ठोकर जड़ दी। धाड़! नागदंत ने पलक झपकने से पूर्व ही दूसरी तलवार निकाल ली। ओ, इससे बचना मुश्किल है। मेरी समस्त शक्तियां इसके सामने छिड़ पड़ रही हैं। नागराज सोचता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। इसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी, नागदंत सोचता है। और अब नागराज के पास इसके अलावा कोई चारा ना था कि नागदंत, आज तूने मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। दोनों की तलवारें बिजली की सी गर्जना के साथ टकरा गई। खनाक! नागदंत ने फुर्ती के साथ पैतरा बदलकर वार किया। टनाक! नागराज ने वार अपनी तलवार पर रोक लिया। मित्रों, नागदंत विद्युत की सी तेजी के साथ नागराज पर पुनः झपटा। नागराज के पास उसके हर वार का जवाब था। नागदंत की तलवार का वार नागराज के सिर के ऊपर से निकल गया। साई! उसके बाद दोनों भीषण जंग छिड़ गई दोनों के बीच में। उफ, आह, ओह, आह, टन! तभी कटाक! नागदंत के भरपूर वार से नागराज की तलवार दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। मित्रों, यह देख नागदंत भयानक ढंग से ठाका लगाकर कह उठा, हा हा हा! नागराज, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नागदंत ने उछलकर एक ठोकर नागराज के सिर पर जड़ दी। धाड़! आह! नागराज को पहली बार दिन में तारे दिखाई दिए। नागदंत मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा था। नागराज, कर ले अपने गुरु और भगवान को याद। आह! यह अंधेरा कैसा! फिर उससे पूर्व की नागदंत की तलवार नीचे आती एक आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। ठहरो नागदंत! नागदंत, पुलिस आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सब पर जाहिर हो। इसे जितनी जल्दी हो सके भाग निकलो। ओह! उस आवाज को सुनते ही नागदंत भाग निकला। नागराज, तुमसे फिर कभी निपट लूंगा। उफ, मेरा सिर! आह! उसी क्षण सायरन बजाती पुलिस जीपों ने क्लब में प्रवेश कर नागराज को चारों ओर से घेर लिया। वह रहा नागराज, गिरफ्तार कर लो उसे। जाल लाओ जल्दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, यह क्या जाल! पल भर में नागराज को जाल में कस दिया गया। मित्रों, नागराज, अब तुम बच नहीं सकते। बहुत रक्त बहा लिया है तुमने। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। जवाब पुलिस कमिश्नर ने दिया। स्विस बैंक डकैती और 747 बोइंग विमान हाईजैक जैसी भयानक हत्याकांडों के बाद अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया है नागराज। और तुम्हारा यह खूनी खेल यहाँ भी अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। नागराज बुरी तरह से फंस चुका था। समझने की चेष्टा कीजिए कमिश्नर साहब। नागराज, अपराधियों का काल है। यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि गड़ 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 एक हेलीकॉप्टर ऊपर गुजरता है। नागराज चिल्लाया, आप सब लोग हकीकत नहीं जानते। मुझे इस जाल से स्वतंत्र कर दीजिए कमिश्नर साहब, मैं असली अपराधी। उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर वहां गूंज उठा। हेलीकॉप्टर से एक
रस्सी नीचे गिरा दी गई। गड़ 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 गड़। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ने नागराज को ले लिया और वो उड़ चला। उधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर के निकट। आज अगर आका मुझे रोकना देते तो मैं नागराज को ख़त्म करके ही लौटता। उसी संकरी सड़क से गुजरकर नागदंत हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि भीतर पहुंचते हुए एक लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगा। लिफ्ट ऊपर एक गोलाकार हॉल में जाकर रुकी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही प्रोफेसर नागमणि ने उसका स्वागत किया। आओ नागराज उर्फ नागदंत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और अब यहाँ तुम्हें नागराज का फेस मास्क रखने की कोई मजबूरी नहीं है। नागदंत ने नागराज वाला मास्क चेहरे से नोच लिया, फिर बोला, हाँ, यह मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आका आपने मुझे नागराज को ख़त्म करने से क्यों रोक दिया? नागदंत, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस या दुनिया यह जाने कि आतंकवाद का दुश्मन नागराज मर गया और आतंक फैलाने वाला नागदंत है। फिर अगर तुमने ऐसा कर देते तो दुनिया भर में जितने भी नागराज के दोस्त हैं वे सब के सब एक होकर हमारी बोटी बोटी कर देने के लिए सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते। नहीं नागदंत नहीं, मैं तुम्हें नागराज बनाकर इस दुनिया के सामने लाऊंगा और दुनिया कभी नहीं जानेगी कि असली नागराज मर चुका है। लेकिन अब तक तो नागराज जेल पहुंच चुका होगा। दुनिया की कोई जेल नागराज जैसी हस्ती को कैदी नहीं बना सकती नागदंत। वह जल्दी ही जेल से भाग निकलेगा और तब उसे केवल अपने दुश्मन यानी तुम्हारी ही तलाश होगी, समझे? और अगर तुम यह समझते हो कि तुम नागराज को ख़त्म कर सकते हो तो यह तुम्हारी भूल है। तुम दोनों की ही शक्तियाँ सीमित हैं, इसलिए नागराज को समाप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ ताकी का भी निर्माण किया है। ताकी? नागदंत को लेकर प्रोफेसर नागमणि लिफ्ट में सवार हो गया। आओ तुम्हें दिखाता हूँ ताकी को। हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं है। लिफ्ट ऊपर एक छोटे से कैबिन में पहुँच कर रुकी, इसलिए ताकी को हीटर युक्त एक शीशे के चैम्बर में बंद करके रखा गया है ताकि पूरी गर्मी उसे मिलती रहे, समझे? इस समय हम उसी चैम्बर के बाहरी हिस्से की गैलरी में हैं। यह दीवार बीच से हटते ही तुम ताकी को देखोगे। दीवार हट गई और ताकी पर निगाहें पड़ते ही नागदंत के मुंह से एक विस्मय भरी चीख निकल गई। उफ, यह तो साक्षात यम का रूप है। यह नागराज की मौत है नागदंत। प्रोफेसर नागमणि ने बटन दबाकर वह रिक्त स्थान बंद कर दिया। अगर इसका विष नागराज के शरीर में प्रवेश कर गया तो नागराज के शरीर को तुरंत लकवा मार जाएगा, लेकिन उसके लिए नागराज को यहाँ लाना होगा। दोनों लिफ्ट से वापस चले गए। बहुत आसान है, नागराज को तुम्हारी तलाश है। अगर तुम उसे कहीं दिख जाओ तो वह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा और फिर ओह। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया और फिर जब उसे होश आया तो उफ, यह क्या, इन लोगों ने मुझे कहीं कैद कर दिया है। यह कोई लोहे का बॉक्स लगता है। उफ, मैं तो इसमें हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस बार तो बुरे फंसे नागराज बेटे, कमबख्तों ने बड़ा मजबूत जाल बुना है तेरे लिए, नागराज सोचता है। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस कैद से निकलकर जेल से फरार होना होगा और नागदंत की असलियत सबको बतानी होगी। मगर यह मजबूत संदूक, इसे शायद मैं न तोड़ पाऊँ, नागराज मन ही मन सोचता है। मित्रों, बाबा गोरखनाथ मुझे रास्ता दिखा। वह बाबा गोरखनाथ को मन ही मन याद करता है। अगले ही क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गुरु गोरखनाथ काक्ष उभरा। नागराज, अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। इच्छाधारी शक्ति? हाँ नागराज, अब तुम अपनी इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्ष हवा में लुप्त हो गया। इच्छाधारी नागराज, वाह, अब यह बंधन में तोड़ डालूंगा। दूसरे पर नागराज ने इच्छित रूप की कल्पना की और ओह, मेरा शरीर सांप में बदल गया। अब इन छिद्रों में से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। वाह, मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति का संचार हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था, नागराज सोचता है। बाहर आकर नागराज ने बाबा गोरखनाथ को मन ही मन प्रणाम किया। और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कहाँ कैद करके रख सकती थी। ओह, ये बेचारे क्या जाने कि नागराज तो कब का इनकी कैद से आज़ाद हो चुका है। दूसरे पल सांप, इन्हें बेहोश करने के लिए तो मेरी हल्की फुकार ही बहुत रहेगी। फुह। उसके बाद नागराज शीघ्रता के साथ एक नाली की ओर रेंग गया। यह नाली सीधा जेल की दीवारों के पार ले जाएगी मुझे। फिर उसी क्षण न केवल जेल के अधिकारी ही चौंके बल्कि बच्चा बच्चा उछल पड़ा जब फीचर फिल्म के बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं नागराज हूँ। पिछले दिनों देश विदेश में जो खूनी खेल खेला गया वह खेल खेलने वाला नागराज मैं नहीं था, वह नागदंत
था जो हूबहू मेरी शक्ल व मेरी जैसी शक्तियाँ रखता है, और अब मैं उसकी तलाश में निकला हूँ। उसे लेकर मैं एक दिन इसी तरह टीवी पर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। नागराज जेल से फरार हो गया लगता है, क्योंकि उसे घेरा हुआ दूरदर्शन केंद्र में है, ताकि नागदंत ने मेरे प्रति जो नफरत आप लोगों के दिल में भर दी है मैं उसे निकाल बाहर करके फिर से आपका स्नेह पा सकूं। अच्छा दोस्तों, अब दोबारा मुलाकात नागदंत के साथ होगी। गोवा दूरदर्शन। प्रसारण कक्ष का दरवाजा खोलकर नागराज जैसे ही बाहर निकला, धाड़ उफ, ओह लगता है दूरदर्शन की इमारतों को घेर लिया गया है, लेकिन यहाँ से खून खराबा किए बिना ही निकलना होगा, नागराज सोचता है। नागराज तुम बचकर नहीं जा सकते। नागराज ने सरपसी छोड़ी, देखते ही अरे मैं मेरा रिवॉल्वर, हमारी बंदूकें। नागराज का एक बार ही उनको चित करने के लिए बहुत था। ठाक आ, नागराज बाहर निकला। वह रहा नागराज, पकड़ो उसे। ओह, नागराज ने तुरंत नीचे जंप लगा दी। इन सबके सामने मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नागराज सोचता है। मित्रों जल्दी करो, भागो, उसे नीचे वाली मंजिल पर घेरो। वह रहा, पकड़ो। इस पेड़ का लचीलापन कब काम आएगा। नागराज उसे पकड़कर झूल जाता है, शू, और वह एक जाते हुए ट्रक के ऊपर कूद जाता है। धम, ट्रक तेजी के साथ दौड़ता चला गया। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा। दूसरे ही पल नागराज ने ड्राइविंग सीट की ओर झांका। ड्राइवर कहाँ गया? यह तो बेहोश पड़ा है। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और कूदो। ट्रक खाई में जा गिरा। इधर ट्रक से कूदने के बाद नागराज अभी संभला ही था कि मुझसे तो मिलते जाओ नागराज। ओह तुम नागदंत, तो यह है तुम्हारी असली चेहरा। मैं जानता था नागदंत कि मुझे दूरदर्शन पर देखने के बाद तुम मुझ तक अवश्य पहुंचोगे, और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। लेकिन पलक झपकते से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्व शक्तियों से बांध दिया। उफ, यह क्या? नागराज तुम्हारी तरह नागदंत भी दुश्मन को अवसर नहीं देता। नागदंत ने वह विशाल चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। हा हा, अब बचो नागराज। पल के हजारों भाग में नागराज ने अपने शरीर को फुलाया और फिर तुरंत ही एकदम सांस छोड़ने के साथ वह सांपों की पकड़ से छूट गया। नागदंत, तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। चट्टान ने नागदंत की सर्व शक्तियों को कुचल दिया। धड़ाम, भच। लेकिन इससे पूर्व की नागदंत की बची हुई सर्व शक्तियाँ वापिस उसके जिस्म में समा जाती। नागानंद, मेरी आवाज़ सुनो। चुपचाप नागदंत की सर्व शक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ, ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागानंद नागराज के जिस्म में वास करने वाले सर्पों का सेना नायक है। मित्रों नागराज की आवाज़ सुनते ही वह सरसरा कर नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्प शक्तियों के साथ नागदंत के जिस्म में समा गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। यही मौका है, मुझे भाग निकलना चाहिए। नागराज पाताल तक भी मेरा पीछा करेगा और यही मैं और नागमणि चाहते हैं। वो भाग रहा है, लेकिन आज मैं इसका पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा, नागराज सोचता है। मित्रों नागदंत झाड़ियों में खो गया। तुम कहीं भी क्यों ना जा छिपो नागदंत। नागानंद के मस्तिष्क से मेरा संबंध लगातार बना हुआ है। आज नागराज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। उधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। मैंने अपना काम निपटा दिया है आका। मालूम नहीं नागराज मेरा पीछा कर सका या नहीं। नागमणि ने तुरंत एक अन्य टीवी स्क्रीन रोशन कर दिया। वह देखो, मैंने मुख्य द्वार खोल दिया है। अब लिफ्ट से उसे लेकर सीधा काले शीशों के चैम्बर में छोड़ेगी, जहां ताकि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो यहाँ बनाया है नागमणि ने अपना हेडक्वार्टर, नागराज सोचता है। मित्रों नागराज लिफ्ट में सवार हो गया। नागानंद की स्थिति बता रही है कि नागदंत 200 फुट की परिधि में ही है। नागराज ने बीच में ही लिफ्ट रोकने की चेष्टा की, मगर वह नहीं रुकी। लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही? कहीं गड़बड़ है। फिर लिफ्ट रुकी। मुझे सावधानी से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा। तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभलने से पूर्व ही ताकी ने भयानक ढंग से फुंकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया। उफ, इसकी फुकारों से दम सा घुट रहा है। इसके डंक से बचना होगा। ताकी ने अपने भयानक विष बुझे दांतों को नागराज की ओर बढ़ाया। नागराज ने एक शक्तिशाली घूंसा ताकी के जबड़े पर दे मारा। तुम्हारी टक्कर नागराज से है दैत्यराज। ताकी का दूसरा मुंह खुला नागराज को लपकने के लिए। ओह, दोहरी मार। ऐसे खेल में ही मजा आता है मुझे। हिस, धाड़। ताकि के दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपटे, लेकिन धरती को भी नागराज की जरूरत है शैतानों। ताकि फर्श पर कलाबाजी खा गया और ओह, अगर इसने 2-4 पलटियां और लगा ली तो मेरी पसलियों का सुरमा बन जाएगा। उफ, मेरा दम घुटता जा रहा है और इस चैम्बर की गर्मी, उफ। और दूसरे पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेहद हैरत अंगेज
कारनामा होते देखा। अरे यह क्या, नागराज ने अपना रूप बदल लिया। इच्छाधारी नागराज, इच्छाधारी नागराज, तुम्हारा पाला इस बार नागराज से नहीं इच्छाधारी नागराज से पड़ा है प्यारे। नागराज ने ताकी के दोनों हाथ कंधों से उखाड़ फेंके। तत्पश्चात नागराज ने ताकी को हवा में उठा लिया। तुम्हें हल्की सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं है ना। नागराज ने ताकी को शीशे की दीवार पर खींच मारा। खनाक, ताकी का शरीर टावर के नीचे खाई में गिरने लगा। अब तुम्हारा नंबर है नागमणि और नागदंत, तुम्हें तो मैं जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाऊंगा। नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे की ओर बने गोल केबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि वह दृश्य देखते ही चीख कर भाग पड़ा। उसने ताकी को मार दिया। उसके भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। उफ, मैं तो भूल ही गया था कि आज ही नागराज इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। भागो नागदंत, जान बचाओ। मैंने इस टावर को डायनामाइट कनेक्टेड बटन दबा दिया है। कुछ ही देर में यह टावर भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी पर नागदंत के जिस्म से नागानंद बेहद तेजी से साथ बाहर निकला। उफ, यह क्या। नागमणि के मस्तिष्क पर नागानंद का वार। शक, आह। यह देखते ही नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका। नहीं आका नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। आह, अब मैं नहीं बचूंगा। नागदंत ने पगलों के समान नागमणि के मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा नाग। आह, जीवन भर सांप और भयानक विषयों पर मैंने खोज किया और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका। नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने उसे हवा में उछाल दिया। नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे। उसका मरना आवश्यक है नागदंत। तुमने मेरे आका को मार डाला। हाँ, और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जाकर कैद करूंगा, जहाँ से तुम चाहो अभी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। उफ। खनाक, मुझे भी यह टावर तुरंत छोड़ना होगा। उफ, नागरस्सी का प्रयोग करूँ अन्यथा नीचे गिरने पर मेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। नागदंत नागरस्सी पर लटक गया। टावर से कूदकर नागराज भी नागरस्सी पर झूल गया। इसी पल एक भयानक विस्फोट के साथ टावर टुकड़ों में बिखर गया। मित्रों, भड़ाम, बाल बाल बचा। नागराज ने सरपरस्ती पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया। नागदंत, तुमने मेरा नाम लेकर लोगों से बहुत आतंक फैलाया है। अब तुझे अपने वायदे के अनुसार टीवी स्टेशन लेकर चलूंगा। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की। तभी नागराज ने उस पर नाग छोड़ दिया। अभी मुझे भाग निकलना चाहिए। उफ, यह क्या, भागता कहाँ है बेटे नागदंत। फिर नागराज ने उसे उठने नहीं दिया। धम। नागराज की वह मार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई दूसरा होता तो उसकी गर्दन छाती में घुस जाती, लेकिन नागदंत केवल बेहोश हुआ। अभी दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ होगा। और फिर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है दोस्तों। यही है नागदंत जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माणकर्ता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसे विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वो दूरदर्शन को घेरने की चेष्टा मत करे, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज को मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह, आखिर नागराज ने अपने माथे पर लगा कलंक धो ही डाला। मैं तो पहले ही समझ गया था कि नागराज ऐसा नहीं कर सकता। यह जरूर किसी शैतान का काम है। नागराज, यू आर ग्रेट। बच्चे खुशी से उछल पड़े। चाइल्ड पार्क, नागराज सुपर हीरो, यू आर रियली सुपर हीरो नागराज, हुर्रे। हाँ, जहाँ नागराज का पुतला जलाया था वही नागराज का एक दिन अभिनंदन भी करेंगे। और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में भी अब कोई नहीं आने वाला, इसलिए अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं है। इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए आप अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। अगली कॉमिक्स में फिर आपके साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए अपने चैनल पर जो कॉमिक्स लेके आए हैं वह है मित्रों नागराज की नागराज और कालदूत। कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले मित्रों हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसके संपादक मनीष चंद्र गुप्त जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके कारण यह कॉमिक्स प्रकाशन में आई और आज हम इसे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ऑडियो विजुअल फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स
नागराज और कालदूत। बहुत ही रहस्य और रोमांच से भरी है मित्रों यह कॉमिक्स नागराज और कालदूत। लेखक मित्रों वही राजा, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशक प्रताप मौलिक, चित्रकार चंदू, सुलेख उदय भास्कर। मित्रों इच्छाधारी सांपों का द्वीप नागमणि द्वीप, मणिराज की मृत्यु के पश्चात द्वीप का सम्राट बना नागराज, लेकिन विश्व से अपराध का सफाया कर देने का संकल्प लिए नागराज अधिक दिन वहां नहीं रुका। प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार किए गए नकली नागराज की खोज में चल पड़ा वह। उसके बाद नागमणि द्वीप की बागडोर राजकुमारी विसर्पी के हाथ में थी। मित्रों नागराज द्वीप तक कैसे पहुंचा, जानने के लिए पढ़े मित्रों नागराज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि और शंकर शहंशाह, जो आपके अपने ही चैनल कॉमिक्स राजा पे पूर्व प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो उनको आप देख सकते हैं सर्च में जाके मित्रों। लेकिन उस दिन द्वीप पर एक हंगामा सा मच गया। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, नाग सैनिक बोला, द्वीप पर फिर बाजों ने आक्रमण कर दिया है। राजकुमारी जी वे कई नागों को उठाकर ले गए। क्या? विसर्पी चौंक जाती है। राजकुमारी विसर्पी सिंहासन से उछल पड़ती है मित्रों। उसके झपट कर अपने शस्त्र उठा लिए। जल्दी चलो पुजारी बाबा, हमें कुछ करना होगा। उधर बस्ती में भयानक बाजों ने नागों के बीच आतंक फैलाए हुआ था। क्वैक 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 क्वैक, उफ आह। तभी नागकुमारी विसर्पी क्रोध में उफनती हुई वहां पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की बाजों द्वारा होती दुर्दशा देख उसने अपना धनुष बाजों पर तान दिया। मैंने जिंदा नहीं जाने दूंगी पुजारी बाबा। सर सर खच खच क्वैक। उस भयानक हमले से घबराकर बाजों का झुंड आकाश की ऊंचाइयों में खो गया और अगले ही क्षण उसने बाजों पर बाणों की वर्षा कर दी। उस भयानक हमले से घबराकर बाजों का झुंड आकाश में ऊंचाइयों में खो गया कहीं। आज भी बाज हमारे कई नागों को दबोच ले जाने में सफल हो गए। आह। द्वीपवासियों ने राजकुमारी को घेर लिया। राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत का हल तो ढूंढना ही होगा, वरना एक दिन यह द्वीप वीरान हो जाएगा। इस मुसीबत को केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है और वह है नागराज, नाग सम्राट नागराज। सभी प्रजा चिल्ला उठती है जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गड़गड़ा उठा, गड़ 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 गड़, और नाग मानवों में एक लहर दौड़ पड़ी। वे खुशी से चीख उठे, नागराज, लो नागराज आ गया। नागराज हेलीकॉप्टर मैदान में उतारकर द्वीपवासियों के पास पहुंचता है। मित्रों राजकुमारी विसर्पी, पुजारी बाबा, यह सब क्या हो रहा है? द्वीप पर बाजों का आक्रमण हुआ था नागराज, वे हमारे कई साथियों को उठा करके ले गए। नागराज क्रोधित हो उठा। ओह, इन शैतानों को समाप्त करने का कोई उपाय शीघ्र ही सोचना पड़ेगा। तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा शूलकंठ चीखा, राजकुमारी, पुजारी बाबा, क्या हुआ शूलकंठ? ओह, इसे क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक अन्य मानव भी है। यह सुनते ही प्रहरी नाग क्रोध से फुफकारते हुए हेलीकॉप्टर की ओर लपके। फू फू, ओ नहीं, ठहरो। नागराज विद्युत गति से तेजी से हवा में लहराया। मित्रों ठहरो, रुक जाओ। और उसने प्रहरी सांपों को पकड़ लिया। क्रोधित नाग प्रहरियों को वहीं रोककर नागराज हेलीकॉप्टर में घुस गया। अगले ही क्षण नागराज के साथ नागदंत को हेलीकॉप्टर से बाहर आते देख सभी नाग चौंक उठे। नागराज कौन है यह मानव? नागदंत, जिसने नागराज बनकर पूरे विश्व के सामने मुझे आतंकवादी बना दिया था विसर्पी। ओह, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों ले आए नागराज? द्वीप के नियम व कानून के अनुसार यहाँ बाहर का कोई भी मानव आकर जीवित नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ विसर्पी, लेकिन नागदंत केवल मानव ही नहीं, मेरी जितनी शक्तियों का स्वामी है यह विसर्पी। पुजारी बाबा, एक समस्त नाग मानवों द्वीप के अलावा अगर यह शैतान कहीं और रहा तो पूरे विश्व की गर्दन पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं? कदापि नहीं नागराज, हम इसे द्वीप पर ही कैद में रखेंगे। चलो नागदंत। शीघ्र पुजारी बाबा उन्हें लेकर बस्ती से दूर बनी एक झोपड़ी के पास पहुँचे। नागराज, यह है द्वीप का कारागृह। भुजंग भट्ट, संभालो अपने नए कैदी को। अगले क्षण भुजंग भट्ट ने नागदंत को कारागृह में धकेल कर द्वार बंद कर दिया। चलो नागराज, यह भुजंग भट्ट की कैद से बचकर नहीं निकल सकता। रात घिर आई थी। नागराज नागदंत की तरफ से निश्चिंत हो चुका था। नागमणि द्वीप के निवासी नागराज की वापसी का जश्न मना रहे थे।
बताओ नागराज, शूलकंठ जीतेगा या असी पक्ष? थोड़ा धीरज रखो राजकुमारी, अभी हार जीत का फैसला हो जाता है। कभी शूलकंठ मध्य रेखा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता था तो कभी असी पक्ष। एक द्वंद्व शूलकंठ व असी पक्ष के बीच जारी था, वह दूसरा भुजंग भट्ट की कैद में पड़े नागदंत के दिलो दिमाग के बीच। मुझे हर हालत में आज रात ही इस कैद से बाहर निकलना होगा, नागदंत सोचता है। मित्रों, दूर हट जाओ मेरे शरीर से, अब मुझे इस कैद से आज़ाद होना है। और अगले ही पल अपनी असीमित शक्ति से उसने नाग रस्सी का बंधन तोड़ दिया और फिर नागदंत का एक मामूली सा प्रहार ही उस कारागृह का दरवाज़ा तोड़ने के लिए काफ़ी था। नागदंत को इस कागज की जेल में कैद किया है नागराज ने, अभी उस भुजंग भट्ट को भी देखता हूँ। कहाँ है बे भुजंग भट्ट? लगता है डर कर भाग गया। नाग के रूप में विश्राम कर रहा भुजंग भट्ट यह ललकार सुनकर फुफकार उठा। फुह! शीघ्र वह नागमानव के रूप में आ गया। सावधान नागदंत, मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही पल भुजंग भट्ट की पूंछ की फौलादी टक्कर नागदंत की छाती पर पड़ी। फिर भुजंग भट्ट ने नागदंत को संभलने का अवसर ना दिया, एक के बाद एक उसे वो मारता चला गया। अब तुम्हारी हार निश्चित है नागदंत। भुजंग भट्ट के इस दांव में फंसे नागदंत को अपनी जान निकलती सी प्रतीत हुई। तभी नागदंत ने एक अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया, जहरीली फुंकार, फुस, जो एक हाथी को भी मौत की नींद सुला देने में सक्षम है। उफ, यह क्या किया शैतान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भुजंग भट्ट लड़खड़ा गया और उधर लड़खड़ा गया असी पक्ष। इधर शैतान नागदंत ने भाला उठा लिया था। अब तुम्हें तुम्हारी निश्चित हार यानी मौत से कोई नहीं बचा सकता भुजंग भट्ट। उधर शूलकंठ ने विजयी श्री प्राप्त की। असी पक्ष हार गया नागराज, हाँ शूलकंठ जीत गया। इधर घायल हुआ भुजंग भट्ट को नागादंत भाले से गोदता चला गया। और फिर घायल भुजंग भट्ट को तड़पता छोड़वा भाग निकला। अंतिम सांस से गिनता हुआ भुजंग भट्ट नाग रूप में आकर रेंगता हुआ नगाड़े पर चढ़ गया। मुझे मरने से पहले नागदंत के भागने का समाचार नागराज तक पहुंचाना होगा। और फिर वह अपनी आखिरी सांस तक नगाड़े पर फन पटकता चला गया। ढम ढम ढम। उधर नागराज ने शूलकंठ की विजय पर तालियां बजाई। बहुत अच्छे शूलकंठ, तुम निश्चिंत ही सर्वशक्तिमान हो। तर तर तर। और तभी वातावरण नगाड़े की आवाज़ से गूंज उठा। चौंक उठा नागराज। पुजारी बाबा, यह नगाड़े की आवाज़ कैसी? लगता है भुजंग भट्ट किसी विपदा में है। शीघ्र वे कारागृह तक पहुंच गए। ओह महाबली, भुजंग भट्ट तो मृत पड़ा है। हाँ, नागदंत फरार हो गया। और अगली सुबह नागमणि द्वीप पर नागदंत की खोज प्रारंभ हो गई। स्वयं नागराज भी तेजी से नागदंत को खोजता बढ़ रहा था। मित्रों, नागराज को जल्दी खोजना आवश्यक है। अरे यह गुफा कैसी, इसमें से यह धुआं कैसा? मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, किंतु यह भारी चट्टान। नागराज ने अपनी अति शक्ति का प्रयोग किया। जरूर उस नागदंत ने ही इस चट्टान से इस गुफा का मुंह बंद किया होगा। शीघ्र ही उसने चट्टान को हटा फेंका। वह जरूर ही अंदर छुपा होगा। आगे तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओ, उस मोड़ से रोशनी आ रही है। ओह, यह तो किसी भयंकर जीव के सांस लेने का स्वर लगता है। हर वह भयानक दृश्य देखते ही विस्मय से आंखें फैल गई नागराज की। ओह, यह कौन है? भयानक स्वर फुकार उठा। कालदूत की गुफा में घुसकर उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कैसे की तूने दुष्ट मानव? मानव इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता और तू मेरी गुफा तक घुस आया, किंतु अब तुझे मरना होगा। लेकिन बाबा, फुस! कालदूत के तीनों मुखों से जहरीली फुकारें निकली, लेकिन नागराज अपनी जगह छोड़ चुका था। फुस! चट्टान के स्थान पर एक गड्ढा नजर आने लगा। अगर ये फुकार मुझसे टकरा जाती तो मैं इस पत्थर की तरह गल जाता। फिर तो कालदूत ने फुकारों की वर्षा कर दी। फुस फुस, और नागराज उन चट्टानों के बीच फंस गया। बड़ी फुर्ती दिखाकर बच रहे हो बेटा, अब बताओ कैसे बचोगे? मेरी बात तो सुनिए बाबा, मैं इस द्वीप का, जिसके फलस्वरूप गुफा की छत से भारी भारी चट्टानें टूट कर नीचे गिरने लगी, जिनके नीचे नागराज दब गया था। तुरंत ही कालदूत ने फिर उस पर हमला किया। नागराज ने एक बड़ी चट्टान उठाई और विष के उस गोले की तरफ उछाल दी। उफ, ऐसे कब तक बच पाऊंगा मैं? नागराज जैसे बलशाली के भी आज दांतों तले पसीना आ गया। कालदूत की अगली फुकार का सामना उसने अपनी जहरीली फुकार से किया। आज मौत निश्चित है नागराज। फुस! दोनों के टकराने के परिणाम स्वरूप कालदूत की फुकार ने अपना थोड़ा रास्ता बदल दिया, किंतु फिर भी वह नागराज के कंधे को झुलसा गई। नागराज ने लगातार अपनी फुकार से बचता देख कालदूत ने उसे पर अपनी बलशाली पूंछ का प्रहार किया। ओह, बहुत खेल लिया रे मानव, अब तेरी ये लीला यहीं समाप्त करता हूँ।
इस पूंछ के वार से अब तू नहीं बच सकता। कालदूत के तीनों हथियार उसकी पूंछ के नीचे दबे नागराज की तरफ बढ़ने लगे कि तभी, ठहरिए महात्मा कालदूत, कृपया कर रुक जाइए। कौन? नागकुमारी विसर्पी। यह नागराज है महात्मन, नागमणि द्वीप के सम्राट नागराज। क्या एक मानव नागमणि द्वीप का सम्राट? यह विलक्षण मानव है महात्मन, सैकड़ों नागमानवों के सम्मुख कुल देवी का आशीर्वाद मिला है इसे। विसर्पी ने नागराज के सम्राट बनने की सारी कहानी कह सुनाई। तब, ओह अगर ऐसा है नाग सम्राट नागराज, तो हम तुमसे इस भूल की क्षमा चाहते हैं। मुझे शर्मिंदा ना करें महात्मन, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा अवश्य शांत करें महात्मन कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। नागराज, मैं इस द्वीप पर कदम रखने वाला पहला इच्छाधारी नाग हूँ, जिसने दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों को अपने तपोबल से इस द्वीप पर लाकर आबाद किया है। दुनिया भर के सभी सांपों से संपर्क बनाने के लिए मैं यहाँ तपस्या रत था। आज दुनिया का प्रत्येक सांप मेरी आज्ञा मानता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी के भाव क्यों? महात्मन, एक खूंखार अपराधी नागदंत हमारी कैद से निकल भागा है। हम उसे ही ढूंढते फिर रहे हैं। ओह, केवल इतनी सी बात? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नागदंत कहाँ है। दिखाइए महात्मन। शीघ्र ही कालदूत ने अपने मुंह से एक मणि उगलकर हाथ में ले ली। नागराज, अपनी इच्छित वस्तु की कामना करके इस मणि में देखो। नागराज ने मणि हाथ में लेकर नागदंत का नाम लिया ही था कि मणि जगमगा उठी और उसमें दृश्य बदलने लगे। हा हा हा, कुछ ही देर बाद मैं इस द्वीप से भी नागराज की कैद की तरह ही फरार हो जाऊंगा। तभी, अरे ये एकाएक अंधेरा कैसे छाता जा रहा है। और जैसे नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपटे, लेकिन वह जमीन पर लेटकर बच गया। शीघ्र ही बड़े होकर उसने पेड़ की मोटी सी टहनी उठा ली और ची ची ची। नागदंत बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहा था, किंतु तभी एक बाज पीछे से नागदंत पर झपटा और ओ महात्मा, नागदंत को तो बाज उठाकर ले गए। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर आ गया। चलो विसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मन, कालदूत से हमें बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का हल एक ही जगह मिलेगा। और जल्दी ही दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद, लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था वे आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ विसर्पी, तैयार हो जाओ, अब हमें इनके सारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ झपटे और एक विसर्पी को पंजों में जकड़कर उड़ा चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया था। और अगले ही पल प्रेम नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखों को भेदने लगी। अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगें तुम्हें निर्देश देंगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। मित्रों, तभी नागराज बाज की आंखों में मानवीय आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे यह तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा है, मुझे देखना होगा कौन है वह। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्दी ही नागराज को वह बाज नजर आने लगा जो विसर्पी को ले उड़ा था। अरे वह तो उस द्वीप की तरफ उड़ रहा है। उधर वह बाज विसर्पी को लेकर टापू की धरती की तरफ बढ़ने लगा। अगली पल वह एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था और फिर मूर्ति की खुली हुई चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने विसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वही एक पेड़ पर छिपा इस दृश्य को देख रहा था। ओह, यह क्या भला है, ना जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और विसर्पी किस हालत में होगी। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि विसर्पी को छोड़कर यह बाज कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वह पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। ओ, इतने सारे बाज और यह गेंडा, यह जरूर इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। ओ, अंतिम बाज साहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद हूँ तो मुझे इन बाजों को ख़त्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौधा। वह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूँ तो यह सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। क्वैक क्वैक, हैं तो यह अमानवीय कार्य, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि देनी ही होगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। उफ, अरे इनके शोर मचाने से तो इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपनी चोंच व पंजों से उस पर हमला करने लगे। उफ, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहार से बचानी होंगी। बाजो घातक प्रहारों को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने अपनी फुकार से विषैला कर ही दिया पानी को। किंतु तभी तड़ाक, यह था बाजो का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजो का शोर सुनकर वहां आ गया था। कौन है रे दुष्ट? बाजुली के बाजो को मारने आया है? इन शैतानों को तैयार करके उड़ने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है, समझा? और फिर वह पिंजरा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था, दूसरी तरफ 51 पहलवान, 50 बाज और एक बाजुली। सावधान बाजुली! नागराज ने उस पर हमला कर दिया। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजुली उछला और धड़ाम गिर पड़ा। किंतु बाजुली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजुली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था, कड़ाक, अपने सर्प सैनिकों की मदद से। नागरस्सी का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से 2 शिकार का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजुली को उठाकर बाजों के झुंड पर उछाल दिया और क्वैक क्वैक क्वैक, बाजुली के भीम का शरीर के नीचे दबकर 1-2 वहीं धराशायी हो गए। चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजुली अब क्रोध से कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। नागराज उछलकर दूर जा पड़ा और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप, उफ, यह तो बहुत खतरनाक है, नागराज कहता है। और अगले कुछ ही जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। हाय, उफ, नहीं नहीं नहीं, क्यों? ले अब मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था वह वार! बाज की आवाज़ भी ना निकल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए बीच में आने के कारण। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह खड़ा नहीं रह सका। बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूंगा नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। बाजुली उसकी तरफ बढ़ा। बाजुली ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे ही उसे पलटा, फुस, नागराज ने फुकार छोड़ दी। नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया और नागराज का यह चूक वार बाजुली को महंगा पड़ा। वह तैराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोरकर खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज की विषैली फुंकार का सामना ना कर पाए। उफ, यह दोनों आखिरी हैं। नहीं नहीं, यह तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए व पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। किंतु अब नागराज ने बाजुली को संभलने का मौका नहीं दिया। तड़ाक, वह उछलकर बाजुली के सीने पर सवार हो गया और तब तक उसके प्राण नहीं निकल गए, उसने अपने पैर नहीं हटाए। मरते वक्त यह जान ले दुष्ट कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वह भी व्यर्थ गई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मार विजयी होकर बाहर निकल रहा था। ओह, रात घिर आई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। चलो, बाज का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी नागदंत व अन्य नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद, अरे यह तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, किंतु यह चमक कैसी? यह तो कोई जहाज है और कबीले वाले भी मसाले लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। रॉकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुँचो। और जल्दी ही रॉकी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। आओ रॉकी साहब, आओ, इस पर तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारे लिए सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। यह तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठिठक कर रुक गए। रॉकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबतें आ गई हैं। आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। ज़रूर, मैं बॉस से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर ज़मीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए रॉकी साहब, आपको आपका माल दिखा दें। और नागराज के देखते ही देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। अरे यह तो सब अंदर उतर गए। फिर नागराज भी उसमें उतर गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद, नागराज सोचता है।
और यह दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। यह देखिए रॉकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, चाहे तो इनकी खाल बेचे, चाहे विष, चाहे ऐसे ही बेच दे इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बक्सों में कैद थे। उफ, तो ये लोग पोचर्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे यह क्या कंगालू सरदार, पेटी में आदमी? हाँ राकी साहब, शायद यह इच्छाधारी नाग है। हमने इसलिए इसे आज़ाद नहीं किया और यह आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश में बोल पड़ा, राकी साहब मुझे पता है यह कौन है, यह नागराज है। नागराज अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे राकी साहब। नागराज? अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार, ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियाँ बाहर निकाली जाने लगी। रॉकी साहब अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। जरूर, परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की दीवार खड़ी थी। हाय, इतने सांप, ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज नहीं छोड़ेंगे, ये बरसों का बदला लेंगे हमसे आज ये। और फिर शुरू हुई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज और नागकुमारी विसर्पी, देखते ही देखते नागों ने मानवों का रूप धारण कर लिया। नागराज तुम यहाँ अलग खड़े हो? अरे तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नागकुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा। मैं राखी पर नजर रखे हुए हूँ जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर चलो, जल्दी चलो, अब सब गड़बड़ हो गया लगता है। पर इसे तो हम बचा कर ले ही जाएंगे शिप में। लेकिन नहीं, रुक जाओ राकी साहब, अब एक आदमी भी आगे ना बढ़ना। चौंक उठा राकी, फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। हाय, एक और नागराज? किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थीं, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाले नागराज का प्रचंड गुस्सा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपट पड़े। खचाक, दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में व्यवस्थ कर दिए, किंतु नागराज के वार वह भी ना सह पाए। धड़ाक धड़ाक, नागकुमारी विसर्पी ने दौड़कर वह भाले नागराज के पेट से बाहर खींच दिए। ओ नागराज, यह क्या हुआ? कुछ नहीं विसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता, मेरे घाव अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। रॉकी ने मौका देखकर गन सीधी की और नागराज ने विसर्पी को धक्का देकर बचा ही तो लिया उन जानलेवा गोलियों की बौछार से। तड़ तड़ तड़, हट जाओ विसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में बसे वास करने वाले नागनंद व नागनाथ ने अगले ही पल राखी के प्राण ले लिए। तभी वातावरण स्टीमर के इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। और यह स्टीमर में कौन भागा? नागदंत। अरे नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वह भाग गया नागराज। और उनके देखते ही देखते स्टीमर दूर चला गया। अब विसर्पी, पहले हम इस द्वीप के सरदार से मिले। चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज व नागकुमारी विसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुँचे, जहाँ नाग मानवों ने कंगालू को कैदी बना लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया। सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिक्षक बाजुली को समाप्त कर दिया। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले व और भी बहुत सी चीज़ें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप से सांप पकड़े। चोंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे जाता और वह वहाँ रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते थे। सरदार कंगालू, क्या तुम्हें यह पता है कि यह शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते हैं? नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने रॉकी से सुना था कि इनका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। ओह, किंतु वह रात वहाँ गुजार कर नागराज, नागकुमारी व अन्य नागमानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीपवासियों को अपना ऋणी बना लिया। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान और नागदंत। और इसी के साथ मित्रों यहाँ पे यह कॉमिक्स ख़त्म होती है। अब आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। अगली कॉमिक्स में फिर आपसे मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं आपके अपने ही चैनल कॉमिक्स राजा पे, नागराज और जादूगर साकुरा। कॉमिक्स को शुरू करने से पहले हम मित्रों राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसके संपादक मनीष चंद्र गुप्त जी का भी, जिसके कारण यह कॉमिक्स प्रकाशन में आई और आज हम इसे डिजिटल फॉर्म में ऑडियो विजुअल माध्यम से अपने चैनल पे हम प्रकाशित कर रहे हैं मित्रों। तो एक बार मित्रों तहे दिल से राज कॉमिक्स का शुक्रिया फिर से। चलिए मित्रों शुरू करते हैं नागराज और जादूगर साकुरा। संपादक मनीष गुप्ता, कथानक राजा, कला निर्देशन प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू सुलेख पालवड़कर। आश्चर्यजनक, विश्व के 3 महारथी एक साथ और वो भी कैद। नागराज और जादूगर साकुरा मित्रों। मेट्रो सिटी का रक्षक महाबली मेट्रोमैन, सिन सिटी का रक्षक सूरवीर डार्कमैन, बलशाली बगमैन, तीनों वीर मेरी यानी जादूगर साकुरा की कैद में। और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। हा हा हा। कौन है यह पागल बौना जादूगर साकुरा जो विश्व विजयी का सपना देख रहा है मित्रों? पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर साकुरा ग्रह। उस ग्रह के वासी साकुरा बौने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई है। मैं सेनापति थ्रेसर साकुरा विक्टर साकुरा को गद्दार घोषित करता हूँ। उसने साकुरा वासियों की जिंदगियों से खेलना चाहा, साकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं। हम इसकी यह मनहूस शकल भी बिगाड़ देते हैं और इससे सारी जादुई शक्तियाँ भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टर साकुरा के मुंह से टकराई। और आश्चर्यजनक, विक्टर साकुरा न केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया बल्कि उस घेरे के टूटते ही वह अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहां उपस्थित सभी साकुरा ग्रह वासियों को स्तब्ध छोड़ वहां से कूच कर गया। शू। फिर वह हीरा साकुरा को लिए साकुरा ग्रह की आकाशगंगा को छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। शू। मेट्रो सिटी, ओह महाबली मेट्रोमैन, यह आज किसके साथ आँख मिचौली खेल रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसाइल मैन। उफ, यह किधर जा रहा है? यह तो ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर यह इससे भी उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होना है। उफ। और मेट्रोमैन के देखते देखते ही मिसाइल मैन की मिसाइलों ने पुल को ध्वस्त कर दिया मित्रों। धूम धूम धड़ाम। फिर मेट्रोमैन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर ली तुमने शैतान, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगे मेट्रोमैन। और मेट्रोमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रो सिटी से दूर ले आया मित्रों। उफ, यह तुम मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो मेट्रोमैन? तुम्हारी कब्र वहाँ बनाने के लिए, समझे? बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर मेट्रोमैन उस ज्वालामुखी के ऊपर पहुँचा। नहीं, एक भयानक धमाका हुआ और मेट्रोमैन मुस्कुराता हुआ उस धुएं के गुबार से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी शैतान ने। तभी शू। और अब समय है वापस जाने का। रे यह क्या? जैसे बिजली सी चमकी हो, किंतु मेट्रोमैन की सुपर दृष्टि ने इस हीरे को बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। मेट्रोमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ता बनाता हुआ प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वह हीरे को उठाए बाहर निकला। अपनी एक्सरे दृष्टि से उसने हीरे में कैद इंसान को भी देख लिया। अरे इसमें तो कोई प्राणी कैद है। उसने पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए, तड़ाक, और साकुरा आज़ाद हो गया। हेलो, मैं मेट्रोमैन। शुक्रिया दोस्त, मैं विक्टर साकुरा। तुम मुझे केवल साकुरा कह सकते हो। फिर साकुरा उसे अपने ग्रह साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया। मेट्रोमैन ने भी साकुरा को पृथ्वी के बारे में बताया। मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूँ साकुरा। और तब आया साकुरा के दिमाग में एक शैतानी विचार, तो यह है पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव।
अगर मैं इसको कब्जे में कर लूँ तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले ही पल, रुक जाओ मेट्रोमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। और मेट्रोमैन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ ठिंगू मास्टर, तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूँगा। मेट्रोमैन ने पलटकर अपने लबादे को फटकारा। साकुरा संभलकर कलाबाजियाँ खाया और तेज़ी से मेट्रोमैन से टकराया ट्राक, लेकिन मेट्रोमैन ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। साकुरा पलटा और उसने मेट्रोमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। आह, मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ न चलेगी मेट्रोमैन। और फंस के रह गया मेट्रोमैन साकुरा की जादुई कैद में। उफ, यह क्या हो गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हा हा हा, अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु मेट्रोमैन की आवाज़ ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। यह तुम्हारी भूल है साकुरा, अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। हैं? कौन है वे? डार्कमैन, बगमैन और नागराज। सिन सिटी शहर की वह रात्रि। यह समय है डार्कमैन की रात्रि गश्त का। डार्कमैन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब मेट्रोमैन, तुम यहाँ और इतने ऐसा है, यह किसने किया? तभी मैंने, अब मेरा परिचय है जादूगर साकुरा। ठड़ाक, डार्कमैन एक किक जड़ देता है साकुरा को। साकुरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगली क्षण डार्कमैन भी साकुरा की कैद में था। फिर साकुरा दोनों को लेकर उड़ चला। चले तीसरे सुरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर पेन उर्फ बगमैन। घने जंगल में एक परीक्षण के दौरान पीटर पेन को एक जहरीला कीड़ा काट लेता है। विज्ञान के एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर में उस कीड़े की सारी शक्तियाँ और गुण आ जाते हैं और वो बन जाता है बगमैन। मेरी कीट इंद्री कह रही है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब यह खबर उड़ी कि एफिल टावर पर बम फिट है, मैं पीटर पेन के रूप में यहाँ मौजूद था। खबर सच्ची थी। ओह, यह रहा बम, बहुत पावरफुल है, मुझे सावधानी से उसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते ही यह फट जाए या इसका टाइम कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरा बगमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया यहाँ। किंतु अगले ही क्षण खतरा और बढ़ गया जब साकुरा ने वहाँ प्रवेश किया। स्विश, साकुरा ने उस पर किरणों से वार किया और बगमैन के हाथ से निकल गया बम। किंतु बिजली की तेज़ी से बगमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही छलांग लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे ही वह संभला, साकुरा ने उसे बर्फ़ की चट्टान में कैद कर दिया। मित्रों, हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो बगमैन गायब हो गया। जूम। देश भारत, दिल्ली के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जैमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज बिसर्पी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे बहुत अजीब लग रही है। जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मज़ा आ गया। क्या अजीबो गरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। चिंगाड़। उफ, यह क्या, यह कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया यह तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन ही समझ रहे थे। हा हा हा। नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। धड़ाम। किंतु रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। बचाओ बचाओ। पल भर में त्राही त्राही मच गई। नहीं ई। नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार किया। रुक जाओ दुष्टो। बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लोव अल्बानो भी पीछे नहीं था। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उस जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। हा हा हा। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा। ओह, तो यह है इस सारी तबाही की जड़। पर यह है कौन? नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु साकुरा तूफान की तरह बढ़ते हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। नागराज हाथी के पंजे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगती है और वह हाथी के पंजे के नीचे दबने लगता है।
किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपने शक्तिशाली कंधों की टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम हाथी होता तो मैं ही संभाल लेता, यह मेरा कर्तव्य था दोस्त, अल्बानो कहता है। देखते ही देखते दोनों तूफान की तरफ झपटे। थर्ड, इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। दो दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और प्राक फिर तूफान को बेहोश होते देर नहीं लगी। ची तभी सुरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम। आह आह, अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने साकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान। नागराज के बलिष्ठ मुक्कों में एक बार तो साकुरा बेदम हो गया। बोल कौन है तू शैतान बोने। साकुरा, जादूगर साकुरा। किंतु तभी धड़ 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 मौत का कुआं नाम का वह विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने साकुरा को छोड़ा और ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वह गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। धड़ 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 तड़ाक, नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया। किंतु हाय, मेट्रोमैन, डार्कमैन, बगमैन, यह सब क्या गोरख धंधा है। तभी पंडाल साकुरा के अट्ठासों से गूंज उठा। हा हा हा, नागराज देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानवों की हालत। इन सब की ज़िंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूँ तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ। कहाँ छुप गया डरपोक बौने, सामने आ तो जानूँ। तभी वहाँ छिपी विसर्पी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वह शैतान बौना गायब हो गया। अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उफ, नागराज क्रोधित हो उठा। साकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, नीच सामने आ। विसर्पी के पांव चिंगारी से बुरी तरह जल गए थे। हा हा हा, नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या ज़रूरत है। मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूँ, तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे, फिर मैं पृथ्वी पर राज करूँगा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई। आग, और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी। हा हा हा, और फैलने लगा साकुरा का अट्ठास। नागराज ने सर्कस की मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। नागराज ने फुर्ती से मेट्रोमैन के शरीर को संभाला। दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो मेट्रोमैन, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। फिर डार्कमैन, समय बहुत कम है। बगमैन, आग तेज होती जा रही है। लो, अल्बानो, पंडाल कभी भी गिर सकता है। फिर विसर्पी, लेकिन रास्ते में एक लकड़ी का गड्ढा आके गिर जाता। ठाकुर, आह, कुछ ही पलों में शैतान साकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। उफ, गर्मी बढ़ती जा रही है। हा हा हा, नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते, तुम्हारी चिताएं यहीं बनेंगी। लगता है नागराज ने हार मान ली। हे गुरु गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। और तभी पंडाले के दिव्य प्रकाश में से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूँ। और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद, आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। नागराज, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूँ। जिप गुरु गोरखनाथ की शक्ति मेट्रोमैन से टकराई, डार्कमैन से भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी बगमैन की। स्वतंत्र होती बगमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज किया। उफ, यह बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लोवल बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था। वह विसर्पी के पांव भी ठीक हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी, सभी एक साथ कहते हैं। लेकिन तभी जादूगर साकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों। साकुरा से टक्कर लेते हो, इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती। अब मुकाबला टक्कर का है। साकुरा, मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गुरु गोरखनाथ ने साकुरा को और मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, अब इसकी चिंता तुम मत करना। पर साकुरा जाते जाते भी अपने शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। आश्चर्य, और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। हा हा हा, तबाही मचा दूंगा विश्व में, साकुरा जिंदाबाद। फिर वह वहाँ खड़ी निर्दोष लोगों की भीड़ को कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा इस दैत्य पर। मेट्रोमैन ने उसी कनपटी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे
बेहोश हो जाना चाहिए था। धम। लेकिन अल्बानो उस प्रचंड प्रहार का कुछ असर नहीं हुआ। उफ, लगता है साकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है। अल्बानो ने मेट्रोमैन को इसका पूरा मजा चखाया। उफ, इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। डार्कमैन और बगमैन ने अल्बानो को सर्कस के जाल की मदद से कैद कर लिया। उन्हें आशा थी कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। उधर मेट्रोमैन फिर पलटा। उसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूँ, इससे ज़रूर दर्द होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। आह! इसी वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ, कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी पड़ेगी। उफ, मेरे जहरीले दांत इसकी त्वचा को नहीं काट पा रहे हैं। इस तरह दसियों हाथियों को मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का यह जहरीला वार भी निसफल रहा। अब बस एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागनाथ नागराज की कलाइयों से दोनों सेना नायक निकल चले अपनी सेनाओं के साथ, और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। तभी, इससे दूर हट जाओ नागराज और डार्कमैन, इसके शरीर से बम बांध दिया है मैंने, वह बस फटने ही वाला है। नागराज और डार्कमैन ने बगमैन का अनुसरण किया। यह बम अगर फट जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता, और अगले ही क्षण बम फट गया, धड़ाम। लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस ना हुआ। वह वहीं खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी मैंने अपने इस वार में। सड़ाक! अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, यह मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, ज़रूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया। हैरान थे मेट्रोमैन, डार्कमैन और बगमैन। यह तो उठ भी नहीं पा रहा है, अब इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, यही नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी बाहरी त्वचा अभेद हो गई है, तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला लिया। उन्होंने शरीर में के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों के एक साथ फ़ोटो खींचे, और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। हा हा हा, सभी हंसने लगते हैं। एक बार शानदार रात्रि भोज होटल ली मेरिडियन में। नागराज जादूगर साकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्त, उसकी फिक्र मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा, किंतु अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे। और इसी के साथ मेट्रोमैन बगमैन नागराज से विदा लेते हैं मित्रों, और यहीं पे ये कॉमिक्स समाप्त होती है। मित्रों, अब आप कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। मित्रों, अगली भाग में एक नई कॉमिक्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने ही चैनल कॉमिक्स राजा पे मित्रों। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए कॉमिक्स राजा को। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन मित्रों। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागराज की कॉमिक्स, नागराज और बौना शैतान। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों, हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके कारण हम यह कॉमिक्स अपने चैनल पर प्रकाशित कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस कॉमिक्स को प्रकाशित किया था। हम उसकी सॉफ्ट ऑडियो विजुअल कॉपी अपने चैनल पे प्रदर्शित कर रहे हैं मित्रों। यह आपका ही चैनल है मित्रों, बने रहिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नागराज और बौना शैतान। कथानक राजा, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशन प्रताप मलिक, चित्रांकन चंदू सुलेख पालवड़कर। नागराज और बौना शैतान मित्रों। टीपू की तलवार। नागराज, यह टीपू की तलवार है, इससे तुम नहीं बच सकोगे, और फिर मैं तुम्हारी गर्दन उपहार में दूंगा बौने शैतान को। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ इस चमत्कारी तलवार के आगे। बिलीमोरा, वडोदरा का एक खुशगवार दिन। मशहूर शख्सियत प्राणलाल भोगीलाल का विंटेज कारों का जखीरा। यह कारें मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हैं। तभी, अरे यह गंदा सा नेवला कहाँ से आ गया? हिस्त हिस्त, ओह, गायब हो गया कमबख्त। लेकिन नेवले सिकांगी के साथ गायब हो गया कारों का जखीरा भी। हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तबाह हो गया मैं। यह दृश्य है बम्बई के हांगकांग एक
संघाई बैंक के वॉल्ट रूम का, जिसके वॉल्ट में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जैकब, जो कि हैदराबाद निजाम के बड़े खजाने का एक हिस्सा है, लावारिस सा पड़ा है। उस दिन अचानक उस वॉल्ट रूम में एक रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी। यह नेवला वॉल्ट रूम में कैसे आ गया? गार्ड ने उसे संगीन घोंपनी चाहिए, किंतु शिकागी नेवला गायब हो गया वहाँ से, खटाक। इसके साथ वहाँ भी वही आश्चर्यजनक दृश्य। अरे, यह पूरा वॉल्ट कैबिनेट कहाँ गायब हो गया? और नेवला भी। सन 1952 से वहाँ सुरक्षित पड़ा खजाना पलक झपकते ही गायब हो गया। बम्बई, मित्रों, जिसे मुंबई पुलिस के नाम पर थू-थू हो रही है, अतः काबिल समझी जाने वाली पुलिस 2 दिन में कोई सुराग ना पा सकी चोरी का, ना कोई सेंध, ना कोई तोड़फोड़, खजाना गायब। ये कैसे हो सकता है? कमिश्नर भड़कते हैं अपने सिपाहियों पे। सोचीन पर्वत पर खड़ा कला का अद्भुत नमूना कांगड़ा देवी का यह मंदिर। मंदिर में भीतर स्थापित देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति। मान्यता थी कि सुना है देवी के दर्शन पाते ही मन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। आज शाम मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए खुल जाएंगे। न जाने मुझे देवी के दर्शन होंगे या नहीं, एक बुजुर्ग कहता है। सप्ताह भर से पंक्तिबद्ध खड़े भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए। बोल कांगड़ी देवी की जय, बोलो कांगड़ी देवी की जय। भक्त लगातार पुकारे जा रहे थे। भक्तगण देवी के दर्शन के लिए पागल से हुए जा रहे थे। हे माँ, मेरी मुराद पूरी करो। और यह अनोखा भक्त देवी के दर्शन पाने के लिए कौन से रास्ते से भीतर जा रहा है? तभी एक नेवला प्रवेश करता है मित्रों मंदिर के अंदर। और यह क्या हुआ? देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फटी सी पड़ी। अरे, देवी की मूर्ति उड़ रही है, चमत्कार! इसी पल पुजारी शंकरानंद उछल पड़ा। काला नेवला शिकांगी गाढ़ हतप्रभ थे। मूर्ति कैसे उड़ रही है? हम क्या करें? किस पर गोली चलाए? यह क्या हो रहा है? भक्तों में हंगामा मचा हुआ था। देवी रुष्ट हो गई है, वह मंदिर छोड़कर जा रही है, प्रलय होगी। पुजारी शंकरानंद चीख पड़ा। मूर्ति की चोरी हो रही है, मूर्ति चोरी की जा रही है। वह रहा चोर, शिकांगी, काला नेवला। गोली चलाओ, मार डालो उसे। गार्ड्स की खोपड़ियाँ मानो कुंद हो गई थी। अगले ही पल गने नेवले का निशाना ले गर्ज पड़ी। रेट, मार डालो इसे। शिकांगी की प्रलयंकारी आंखों से निकली चिंगारियाँ चट्टानों से टकराई और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उड़े वहाँ से। प्रलय आ गई जैसे वहाँ पे। भगदड़ मच गई। शीघ्र ही प्रलय समाप्त हो गई। देवी की मूर्ति गायब, शिकांगी गायब। उफ, मूर्ति कहाँ गई? नागराज बेंगलोर के शानदार होटल विंडसर मैनार में। दैनिक जागरण। रहस्यमय चोरियाँ, पुरानी मूर्तियाँ, ज़रूरतों की चोरियाँ में बढ़ावा। संडे टाइम्स। सोचिन मंदिर से कांगड़ी देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति की रहस्यमय ढंग से चोरी। काला नेवला देखा गया। काला नेवला शिकांगी का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। इसका मतलब कोई शिकांगी का इस्तेमाल उल्टे कामों में कर रहा है, नागराज सोचता है। कौन? बेंगलोर का विश्व स्तरीय म्यूजियम, विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम। वाह, कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं। वाकई इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह इतिहास की धरोहर तो सबके देखने के लिए ही होनी चाहिए। तभी मुख्य द्वार पर धाएं धाएं। उफ, इतनी भीड़ में अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। हर आदमी हाथ ऊपर कर ले, कोई भी गलत हरकत उसकी जान ले लेगी। नकाबपोश चोरों ने चुनिंदा कलाकृतियों को बैगों में भरना शुरू किया। एक ने टीपू की महान तलवार उठा ली। वाह, टीपू की तलवार! सब काम आसानी से हो गया, लेकिन वापस नहीं। उफ, सांप! सब लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएं। और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। हाँ, अब मज़ा आएगा इनसे लड़ने का। कहो प्यारे, क्यों दंगा मचा रहे थे? उफ नागराज, यह इसी शहर में है, अब मारे गए। फिर शुरू हुई नागराज की कसरत। लुटेरों, चोरों, ताड़ ताड़ तड़ाक। किंतु टीपू की तलवार। रुक जाओ नागराज, सावधान। टीपू की तलवार म्यान से निकालते ही मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा है, वह बदमाश सोचता है। नागराज ने नागरस्सी उस पर छोड़ी। अरे, मेरे हाथ अपने आप किसी कुशल तलवारबाज की तरह चल रहे हैं। खच खच खचाक, हिस हिस, ची। अब बारी थी नागराज की। अपने ईश्वर को याद कर लो प्यारे नागराज। आखिरी बार। धप, तलवार पूरी नागराज के पेट में घुस गई। लेकिन नागराज की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। आश्चर्य, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ।
उसे तलवार से तब तक कोई हानि नहीं होनी थी जब तक उसका कोई अंग पूरा नहीं कट जाता, और नागराज को उसी से बचना था। क्या इस पर कोई आत्मा आ गई है? फर्स्ट फ्लोर पर खड़े दर्शक इस रोमांचक जंग के गवाह थे। बहुत शक्तिशाली तलवार है, एक बार हाथ लग जा 84 करोड़ टुकड़े करके पूरे भारत में बंटवा दूंगा, बदमाश सोचता है। फिर वो मौका आ भी गया। बॉल मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वह नागराज को तलवार के निशाने पर ले लेता है। अब मुझे कौन बचा सकता है टीपू की तलवार से? खन, टीपू की ढाल। खन, जितनी मारने की शक्ति टीपू की तलवार में है उतनी ही बचाने की शक्ति टीपू की ढाल में भी है। खनाक, और अब बाजी पलटने लगी। नकाबपोश, अब तुम जिंदगी भर अपनी ठुकाई याद रखोगे, नागराज कहता है। नागराज ने नकाबपोश को सम्मोहन में बांधा। बोलो, यह चोरी किसके लिए करते हो और माल किसे बेचते हो? और नकाबपोश बताता चला गया। हम ये सब चोरियां बौने शैतान के लिए करते हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य के सामान के हर चोर को मुंह मांगा पैसा देता है। बौना शैतान गोवा में 7 होटलों के मालिक सर रॉबर्ट का दायां हाथ है। सर रॉबर्ट इस चोरी के माल को इंटरनेशनल बाजार में नीलामी से बेचकर अरबों रुपया कमाता है। उसका मुख्य अड्डा डोनापाला में होटल सी व्यू में है। उसके बाद नागराज को मार रहा था बदमाश, आ मुझसे लड़, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, डिशू डिशू टेन टेन टनेन। सब चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कमिश्नर, धन्यवाद नागराज। देश भर में हो रही इन चोरियों में पुलिस की यह पहली सफलता है, वह भी तुम्हारी वजह से। यह तो मेरा फ़र्ज है सर। फिर नागराज चल दिया वहाँ से। जल्दी ही पूरा गैंग जेल में होगा। गोवा के डोनापाला शहर का खूबसूरत 5 स्टार होटल सी व्यू। वेलकम, थैंक यू। नागराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? हाय, गुड मॉर्निंग, आई वांट ए रूम ऑन टॉप फ्लोर। नागराज ने अपने कमरे में आते ही होटल के मैनेजर को बुलाया। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं बौना शैतान से मिलना चाहता हूं। मैनेजर बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं सर? बिग बॉस किसी से नहीं मिलते। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे मिस्टर मैनेजर। सॉरी सर, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना मैं इस होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका धंधा मंदा कर दूंगा। फिर मैनेजर वहां से चला गया। उसी रात से होटल में हंगामा मचना शुरू हो गया। बचाओ, सांप। होटल के हर कर्मचारी का यही हाल था। किचन में सांप, रिसेप्शन पर गॉड हेल्प मी सांप। कुछ ही देर बाद होटल में भगदड़ मच गई और सारे होटल कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए। बिग बॉस को बुलाना ही पड़ेगा। सपेरे बुलाओ, पुलिस बुलाओ। और सुबह तक कोई भी इंतजाम ना होने की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका था। कमाल है, पूरे होटल में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी ने पैसे भी नहीं लिए। लगता है होटल में बम फटने वाला है। कुछ ही देर बाद बौना शैतान का काफिला वहां आकर रुका। उसे बुलाकर लाओ डेथरिंग में। मिस्टर नागराज, आपको बिग बॉस ने याद किया है। चलिए। डेथरिंग सी बीच पर बना अखाड़ा। वेलकम नागराज, धंधा तो वाकई मंदा कर दिखाया आपने। यह तो शुरुआत है शैतान टिंडे, आगे आगे देख, सर रॉबर्ट के सारे धंधे बंद करवा दूंगा। शैतान की बेइज्जती पर 2 पहलवान आगे बढ़े। तभी बौना शैतान गरजा। ठहरो, नियमों से लड़ो इससे। नियम? मैं कसम उठाता हूँ कि नागराज को ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। फिर शुरू हुई जंग। मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ईगल स्टाइल में लड़ेगा। और दोनों भिड़ गए। हाय, नागराज ने प्रतिद्वंदी को फलों में धराशायी कर दिया। कुछ ही पलों के अंदर हारे हुए सिपाही का जीना बेकार है। धाएं। बौना शैतान उसे गोलियों से मार देता है। यह न पता चल सका कि गोली कहाँ से चली। नागराज, यह मंकी स्टाइल का फाइटर है, मेरा सबसे जाबाज सिपाही। तुम्हारा भेजा निकाल कर खाएगा, या यही इसका शौक़ है? वह भी शपथ लेता है। प्रतिद्वंदी का भेजा खाना इस मंकी फाइटर का शौक़ था। मेरे पास तुझे खिलाने को फालतू भेजा नहीं है भाई। मूंगफली खा लियो, मूंगफली, नागराज कहता है। और मार्शल आर्ट के किसी भी स्टाइल में नागराज का कोई सानी नहीं था। वो बेबस सा कर दिया बंदर पहलवान ने। मंकी फाइटर का दाव चला। नागराज ने कलाबाजी खाई। फिर नागराज ने उससे कोई मौका नहीं दिया, उसे पटक दिया और घूंसों से भर दिया उसको। मंकी मास्टर पस्त होकर रेतीली ज़मीन पर गिरा। ये गई बाहर तेरी बाह। कड़ाक। मंकी फाइटर का भी वही हश्र हुआ जो ईगल फाइटर का शैतान ने किया था। मुझे अफसोस है अपने सिपह सलार की मौत पर, बौना शैतान कहता है। और अब यह पता ना चला कि गोली बिना रिवाल्वर के कैसे चली। धाएं, वह भी मारा जाता है। फिर शैतान ने नया हुक्म सुनाया। सब टूट पड़ो, इस पर ख़त्म कर दो इसे। टूट गए सब नियम शैतान के, नागराज सोचता है।
उसे भी शायद नागराज की असीमित ताकत का अंदाज़ा हो गया था। मार्शल आर्ट फाइटर्स ने नागराज को घेर लिया। हम सब इसे मार देंगे, यह अकेला है। लेकिन नागराज को अकेला समझने की उनकी भूल उन्हें महंगी पड़ी और हाय सांप सांप, नागसेना फाइटर्स पर टूट पड़ी। डेथरिंग फाइटर्स के शरीरों से पटने लगा। सब निकम्मे भर्ती थे मेरी सेना में, बोना शैतान कहता है। बस नागराज रुक जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगा। शैतान ने बाएं हाथ की उंगलियां आगे फैलाई। धाएं धाएं। माहौल में सन्नाटा सा छा गया। समुद्र की लहरें भी बेआवाज़ किनारे से टकरा रही थीं। वह उछला, चर चर, और उसने अपने ही शरीर पर क्रॉस का निशान बना लिया। हर फन का माहिर बोना शैतान नागराज पर टूट पड़ा। ओह, मुझे डराना चाहता है, स्नेक स्टाइल में लड़ रहा है। पर जब नागराज ने वार किया, उफ, यह तो बहुत फुर्तीला है, मेरे सभी वार बचा जाता है, नागराज सोचता है। उस खौफनाक लड़ाई में दोनों ही खून से नहा गए, पर हार जीत का फैसला तो लगता था जैसे हो ही नहीं पाएगा। उफ, 2 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए, नागराज वाकई मजबूत फाइटर है, बोना शैतान सोचता है। और अचानक नागराज के हाथों में शैतान की टांगें आ गई, जिनका नागराज ने खूब इस्तेमाल किया। उसे चारों तरफ घुमाया। नागराज उसे उछालकर दूर फेंक दिया। नागराज बाद में मौका कभी नहीं देता, गुलोप, उसे पानी में डुबो देता है नागराज। पस्त होते शैतान की उंगलियां ऊपर उठी और धाएं धाएं उसकी गोलियां चली नागराज पे। उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान यह नहीं जानता था कि नागराज पर गोलियां असर नहीं करती। किंतु अब नागराज की तेज आंखों ने देख लिया था कि गोलियां शैतान की उंगलियों से चल रही थी। धोखेबाज ने पंजे में रिवॉल्वर फिट करवाया हुआ है सर्जरी से। नागराज ने तुरंत उसकी सभी उंगलियां तोड़ डाली। कड़ कड़ कड़ाक, डेथरिंग शैतान की आखिरी चीख से गूंज उठा। आह! फिर नागराज वहां से गायब हो गया। उधर काले नेवले सिकांगी का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था। अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन ने धमाका कर दिया। ताजमहल की चोरी, आवश्यकता है आगरा स्थित विश्व के 8वें आश्चर्य ताजमहल की चोरी करने वाले खुर्राट चोरों की। पारिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश। संपर्क करें कमरा नंबर 420, नकाब पोस्ट, होटल सी मैरिन, गोवा। जिसे पढ़ा वही दंग, जिसने सुना हैरान परेशान। नया धमाका, ताजमहल की चोरी। ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल की चोरी कोई कैसे करेगा? विज्ञापन दाता जरूर पागल है या फिर सनकी। शहर भर में सरगर्मी फैली हुई थी। लीजिए, कुवैत जैसे देश के राजा बनिए। अज्ञात नकाबपोश द्वारा ताजमहल की चोरी का ऑफर, एक मुझे एक देना। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। यह क्या बेहुदा विज्ञापन छपा है आपके अखबार में? हमारे अखबार में विज्ञापन देने पर रोक नहीं लगी है कमिश्नर साहब। आप चाहे तो लाल किले की चोरी का विज्ञापन दे सकते हैं। बकवास बंद कीजिए। आप मार्केट में अपना सारा स्टॉक तुरंत हटवाने की तैयारी कर लें, वरना हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। हेलो ओवर, हेलो हेलो। होटल सी मैरिन से उस अज्ञात नकाबपोश को हिरासत में ले लो, ओवर। जीप दौड़ पड़ी होटल सी मैरिन की तरफ। वो वो वो। अगले कुछ मिनटों में ही होटल सी मैरिन का घेराव कर लिया गया। कोई भीतर ना जाए, ना ही कोई बाहर जाने पाए। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, दरवाज़ा खुला है। 420 नंबर रूम। और नकाबपोश वाली कुर्सी घूम गई। और आप चाहे तो बैठ सकते हैं इंस्पेक्टर। नो थैंक्स। यह विज्ञापन देने वाले नकाबपोश तुम ही हो? 100% मैं हूँ। तब फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेने का ऑर्डर है। मेरा जुर्म ये विज्ञापन छपवाना कोई जुर्म नहीं इंस्पेक्टर। हाँ, अगर मैंने सचमुच ताजमहल की चोरी कर ली होती तो जुर्म होता। अगर ताजमहल चोरी की जाने योग्य वस्तु होती तो जुर्म होता। इंस्पेक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ताजमहल चोरी किया जा सकता है? नहीं, मगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ताजमहल चोरी नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं आप? तब फिर ऐसा विज्ञापन छपवाने का क्या मतलब? मेरी सनक, मैं देखना चाहता हूं कि इस धरती पर क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो ताजमहल की चोरी की स्कीम बना सके। और थोड़ी देर की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर को दल बल के साथ वापस लौटना पड़ा। अजीब सनकी इंसान है, ताजमहल की चोरी हो ही नहीं सकती और ये करवाने पर तुला हुआ है। नागराज होटल के कमरे में आराम कर रहा था। उठो नागराज। नागराज तत्काल उठकर बैठ गया। प्रणाम गुरुजी, क्या आदेश है? नागराज, एक बुरी खबर है, साकुरा मेरी गिरफ्त से फरार हो चुका है। वह बुरी तरह चौंक उठा। यह क्या कह रहे हैं गुरुवर? यह सब कैसे हुआ? यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। सुनिए बाबा, मुझे और भी कुछ कहना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें सावधान करने आया था। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। नागराज उनसे सिकांगी के बारे में कुछ ना पूछ पाया। गुरु गोरखनाथ के विषय में जानने के लिए मित्रों पढ़ें नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज।
उधर होटल सी मैरिन में हिस्ची खिड़की पर विराजमान था काला नेवला सिकांगी। तभी कमरे में गूंजा एक अट्टास, हा हा हा। नेवला, कौन हो तुम? सुप्रीम बॉस। सिकांगी, नेवला मेरा गुलाम है। सिकांगी, नेवला सुप्रीम बॉस, लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आऊँगा मिस्टर नकापोस, लेकिन ताजमहल की चोरी के बाद। यहाँ तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन सकते हो। मैं कल ताजमहल की चोरी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम अपने वायदे से मुकरे तो बड़ी भयानक मौत भी तुम्हें मैं दूंगा। ओह, यह क्या? मुझ पर बेहोशी छा रही है। उफ, अंधकार। क्या सचमुच ताजमहल की चोरी होगी? नकापोस कौन है? ताजमहल की चोरी क्यों करवाना चाहता है वह? मित्रों, जादूगर साकुरा गोरखनाथ की कैसे कैसे छूट भागा? क्या नागराज सुप्रीम बॉस तक पहुंच सका? सुप्रीम बॉस सिकांगी व नागराज की बेमिसाल टक्कर के लिए मित्रों पढ़िए आगामी कॉमिक्स नागराज और ताजमहल की चोरी। और इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। अगली नई कॉमिक्स नागराज और ताजमहल की चोरी के साथ आप लोग इससे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो मित्रों।